नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन के अंतिम दिन 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने को कहा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। जेरेमी हंट वित्त मंत्री और बेन वॉलिस रक्षा मंत्री बने रहेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के लिए 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। गुजराती नववर्ष बेस्तु वर्ष आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मलेशिया में जोहोर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर टीम ने जापान को 5-1 से हराया और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से और अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन कल 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। 68 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 630 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नाम वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के कवरिंग उम्मीदवारों के रूप में पर्चे भरे हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के नए सदस्य चुनने के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। गृह और सहकारिता मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह गुजरात के 6 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे जिला पार्टी अध्यक्षों, महत्वपूर्ण गांवों के प्रतिनिधियों तथा सरपंचों और अन्य नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन प्रतिनिधियों और सरपंचों से चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में सुझाव मांगे जाएंगे। कल से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारत ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने का परामर्श दिया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा है कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से मार्गदर्शन और सहायता ले सकते हैं। वे भारतीय दूतावास से फोन नंबर 380933559958, 380635917881 और 380678745945 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की वेबसाइट देख सकते हैं। वे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में ही भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। कई भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। जेरेमी हंट वित्त मंत्री बने रहेंगे। बेन वॉलिस रक्षा मंत्री होंगे, जबकि डोमिनिक रॉब को उप प्रधानमंत्री और सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्तीय बाजारों में उथल पुथल के बाद 11 दिन पहले ही जेरेमी हंट को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री के अलावा कानून मंत्री का भी दायित्व दिया गया है। बेन वॉलिस की रक्षा मंत्री के रूप में पुनः नियुक्ति हुई है। वे जुलाई 2019 में रक्षा मंत्री बनाए गए थे और लिज ट्रस सरकार में भी उन्हें इस पद पर रखा गया था। सुएला ब्रेवरमैन ने एक सप्ताह पहले ही ट्रस मंत्रिमंडल से गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुनक मंत्रिमंडल में उन्हें फिर गृह मंत्री का दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री चुनाव में ऋषि सुनक की प्रतिद्वंद्वी रही पेनी मॉर्डेंट हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता बनी रहेंगी। वे प्रिवी काउंसिल की पीठासीन अधिकारी के रूप में काउंसिल की लॉर्ड प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाएंगी। गिलियन कीगन को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के आलोक शर्मा को जगह नहीं मिली है। जेम्स क्लेवरली को फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। सितंबर में ट्रस्ट ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। साइमन हार्ट ऋषि सुनक मंत्रिमंडल में मुख्य सचेतक होंगे। पहले ये पद वेंडी मॉर्टेन के पास था। कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के चुनाव के आरंभिक दौर में बोरिस जॉनसन का समर्थन करने के बावजूद नादिम जहावी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। कल बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल।
ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं। अपने पहले भाषण में श्री सुनक ने कल कहा कि ब्रिटेन गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उनका चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुछ गलतियों को सही करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिरता और विश्वास उनका मुख्य एजेंडा है। श्री सुनक ने कहा कि हम सब मिलकर अविश्वसनीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim, and I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact, but mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. पिछले 200 वर्षों में श्री सुनक 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर वे उनके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 लागू करने को तत्पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी है। उन्होंने श्री सुनक के साथ निकटता से काम करने की उम्मीद जताई है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र का अहम और महत्वपूर्ण अंग है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक मंत्रिमंडल में फिर से विदेश मंत्री बने जेम्स क्लेवर्ली से कल फोन पर बातचीत की। मुख्य रूप से आतंकवाद की रोकथाम, द्विपक्षीय संबंधों और यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत हुई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के लिए 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। प्ले स्टोर नीतियों में गैर प्रतिस्पर्धी आचरण को लेकर एक और जांच के बाद ये जुर्माना लगाया गया। आयोग ने गूगल को निर्देश दिया कि वो निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने आचरण में सुधार करे। आयोग ने गूगल को अपने भुगतान ऐप और इन ऐप भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अपनी बाजार स्थिति का दुरुपयोग करने का भी दोषी पाया। आयोग ने कहा कि गूगल ने ऐप विकसित करने वालों को अपनी इन ऐप भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि गूगल ऐप विकसित करने वालों को ऐप की खरीद अथवा इन ऐप खरीद के लिए भुगतान प्रणाली की संख्या सीमित करने को नहीं कह सकता। आयोग ने गूगल को अपनी गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियां समाप्त करने का निर्देश दिया। आयोग ने इससे पहले 20 अक्टूबर को बाजार में अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1337 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने आधार के जरिए 25 करोड़ ई-केवाईसी कार्य निष्पादित किए गए। इस वर्ष अगस्त की तुलना में इन कार्यों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष सितंबर तक ई-केवाईसी कार्यों की समग्र संख्या बढ़कर 1297 करोड़ पर पहुंच गई। मंत्रालय ने कहा कि आधार ई-केवाईसी सेवा बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इससे ग्राहकों को पारदर्शिता और व्यापार में सुगमता महसूस कराने में मदद मिलती है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर जनवरी 2024 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने कल पहली बार मीडिया को राम मंदिर निर्माण कार्य प्रगति का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की पूर्व संध्या पर मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण लगभग 30% पूरा हो चुका है और ये अगले वर्ष दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जनवरी 2024 में रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के साथ ही मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 2024 के आखिर तक मंदिर का भूतल और प्रथम तल भी बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को भगवान राम के दर्शन 30 फीट की दूरी से होंगे। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा। श्री राम मंदिर में 12 द्वार होंगे और मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार होगा। जल्द ही मंदिर के परकोटे का निर्माण भी शुरू होगा।
मंदिर को बनाने में मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मंदिर को अगले 1000 वर्षों और उससे भी आगे तक सुरक्षित रखेंगे। श्री राम मंदिर में करीब 400 स्तंभ होंगे। मंदिर निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग किया गया है। श्री राम मंदिर का निर्माण करीब 3.25 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है और इसके निर्माण पर अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। खुजली झटपट दूर करे, लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन के अंतिम दिन 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने को कहा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। जेरेमी हंट वित्त मंत्री और बेन वॉलेस रक्षा मंत्री बने रहेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के लिए 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। गुजराती नववर्ष बेस्तु वर्ष आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मलेशिया में जोहोर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर टीम ने जापान को 5-1 से हराया और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से और अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड से। अभ्यास एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। आप अपने सवाल 9289094044 पर व्हाट्सएप करें और आपके सवालों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपके सवाल हमें 26 अक्टूबर तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सरकार ने कहा है कि विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2 अक्टूबर को शुरू किया गया ये अभियान इस महीने के अंत तक जारी रहेगा। इसमें स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभियान के तीसरे सप्ताह के अंत तक की प्रगति के बारे में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्क्रैप के निपटान से 254 करोड़ रुपए अर्जित किए गए, जबकि 37 लाख वर्गफुट स्थान मुक्त कराया गया। The Special Campaign 2.0 has succeeded in not only weeding out obsolete files as also electronic records, but also scrap disposal from which revenues have been earned. An amount of rupees 255 crores has been earned from scrap disposal under Special Campaign 2.0, as also 37 lakh square feet of space have been freed till date.
डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा कि अभियान के दौरान 3 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण किया गया और 588 नियमों को सरल बनाया गया। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने आकाशवाणी को बताया है कि अभियान के दूसरे चरण के प्रति कर्मचारियों और नागरिकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के सुदूरतम भागों में लागू किया जा रहा है। What we have seen is that there is tremendous enthusiasm amongst officials as also citizens to participate in this campaign, and the campaign is being implemented in the remotest parts of India, from Arunachal Pradesh to Rajasthan, from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu. So the campaign has witnessed several milestones in creating citizen-friendly office spaces and also a stress-free environment for government officials. We look forward to its successful conclusion on October 31st, which is Rashtriya Ekta Divas. सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंदा ने कहा कि विज्ञापनों से संबंधित बकाया बिलों की जांच के काम को प्राथमिकता दी गई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डाक विभाग के सचिव विनीत पांडेय ने बताया कि विशेष अभियान के तहत अब तक सीमावर्ती और वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों सहित लगभग 18,000 डाकघर कवर किए गए हैं। विशेष अभियान के तहत हुई प्रगति के बारे में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव हिमांशु पाठक ने बताया कि इस अभियान से सभी विभाग पूरी मुस्तैदी से जुड़े हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत दक्षिण अफ्रीका को उसकी विकास प्राथमिकताओं में सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दक्षिण अफ्रीका के टिकाऊ विकास का लक्ष्य और एजेंडा 2063 हासिल करने के प्रयासों में भागीदारी के लिए वचनबद्ध है। अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर 8वें डकार अंतर्राष्ट्रीय फोरम के पूर्ण सत्र में विदेश राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में अपने भाषण में भारत अफ्रीका भागीदारी के लिए 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच एकजुटता के गहरे संबंध वैश्विक दक्षिण की भागीदारी की रूपरेखा स्पष्ट करते हैं। श्री मुरलीधरन शांति और सुरक्षा पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भाग लेने के लिए इस महीने की 24 तारीख से 2 दिन के सेनेगल दौरे पर गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। इस दौरान रजत तुरही और तुरही बैनर के इतिहास, महत्व और आधुनिक युग में राष्ट्रपति अंगरक्षक की भूमिका के बारे में विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। समारोह में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट presidentofindia.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। सीटें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी। गुजराती नववर्ष यानी बेस्तु वर्ष आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में गुजराती समुदाय पारंपरिक आस्था और उत्साह से नववर्ष मना रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि गुजराती नववर्ष विक्रम संवत 2079 की आज से शुरुआत हो रही है। गुजरात में नया साल, जिसे बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है, वो 5 दिवस के दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने नए साल की शुरुआत सुबह मंदिर में जाके करते हैं। घरों को आसोपालव तोरणों और गेंदों के फूलों से सजाया जाता है और प्रवेश द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाकर लोग नए साल पर मेहमानों का स्वागत करते हैं। नए साल की बधाई देने के लिए रिश्तेदार और दोस्त नए कपड़े परिधान करके एक दूसरे के घर जाते हैं। लोग पारंपरिक दावतों का आनंद लेते हैं। राज्य में बाजार और दुकानें ज्यादातर 5 दिनों के लिए बंद होती है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आज की कड़ी में हम आपको अतुल्य भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अतुल्य भारत अभियान भारत सरकार ने 2002 में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया था। पर्यटन मंत्रालय के इस अभियान का लक्ष्य भारत के बाहर एक ऐसे ब्रांड का निर्माण करना था जो भारत के इतिहास, इसकी विविधता, धार्मिक आस्थाओं और आध्यात्मिकता को दर्शाने वाला हो। इस अभियान ने भारत के मिश्रित संस्कृतियों के इतिहास और वर्तमान को उजागर किया। अतुल्य भारत अभियान का प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा और समूचे देश ने इसके लाभ
लाभ उठाए। वास्तव में ये अभियान अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। अभियान शुरू होने के पहले ही वर्ष भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 16% की वृद्धि हुई। अभियान की वजह से पर्यटन के लिए होटलों, रेस्तरां, कैफे और उद्यान तथा पर्यटक स्थल गतिविधियों सहित अन्य जरूरतें बढ़ गईं। अतुल्य भारत अभियान ने छोटे व्यापारियों को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर प्रदान किए। इससे हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों, कलाकृतियों और कई अन्य गोचर वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इससे स्थानीय लोगों में रोजगार के अवसर प्रदान हुए और उनके जीवन स्तर और स्थितियों में सुधार हुआ। मन की बात कार्यक्रम की एक कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उस अपील के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर खुशी जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वो भारत में सुंदर स्थलों की यात्रा करें और अपने कैमरे से लिए गए फोटोग्राफ #IncredibleIndia पर साझा करें। लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतने भाग है कि मैंने भी उसको रीट्वीट कर दिया। अतुल्य भारत अभियान ने भारत के बारे में करोड़ों लोगों की धारणा भी बदल दी। जब विदेशों को विभिन्न माध्यमों से भारत और इसकी विविध संस्कृति, परंपरा और त्योहारों से परिचित कराया गया, तो उन्होंने भारत की सराहना करना शुरू कर दिया। 32,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत में जंगलों, नदियों, पर्वतों, रेगिस्तानों और समुद्र तटों का मिश्रण देखने को मिलता है। पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर 2017 में अतुल्य भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसमें सामान्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों के साथ बाजार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं और विषय सामग्री शामिल की गई है। अभियान में डिजिटल और सोशल मीडिया तथा योग, स्वास्थ्य, विलासिता, स्वादिष्ट भोजन और वन्य जीव जैसे पर्यटन घटकों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 33,000 monuments, 5,000 years of civilization, an incredible nation, incredible India. आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कल जापान को 5-1 से हरा दिया। कप्तान उत्तम सिंह, रोहित जॉनसन पूर्ति, बॉबी सिंह धामी और अमनदीप लाकड़ा ने गोल किए। भारत आज अपने चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। मेलबोर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से और न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से होगा। वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने कल श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। 158 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। स्पेन में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंगल्स में अनुपमा उपाध्याय, उन्नति हुड्डा, रक्षिता श्रीरामराज और एस शंकर मुत्तुस्वामी सुब्रमण्यम दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में दोपहर बाद बादल घिरेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में शाम तक बादल घिरने की संभावना है। लेह और गिलगित में बादल घिरे रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलांग और कोहिमा में वर्षा होने की संभावना है। अगरतला में धुंध छाई रहेगी। गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। इम्फाल, आइजोल और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet.
हमारी शादियां, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद सिद्धार्थ। ऋषि सुनक की औपचारिक रूप से भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने को सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, भारतवंशी ऋषि सुनक को ब्रिटेन की कमान, कामकाज संभाला। कहा, आर्थिक मोर्चे पर गलतियों को दुरुस्त करने के लिए उन्हें चुना गया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ब्रिटेन भारतीय भाग्य विधाता। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, भारतवंशी ऋषि सुनक को ब्रिटिश राज। पीएम बन सुनक ने कहा, देश संकट में, गलती सुधारूंगा। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिटेन के पहले अश्वेत व हिंदू पीएम और 210 वर्ष में इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ब्रिटेन में ऋषि राज शुरू। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल पर एक हफ्ते में दूसरी बार कार्रवाई पर अमर उजाला ने सुर्खी दी है, गूगल पर फिर लगा जुर्माना, देने होंगे कुल 2,274 करोड़ रुपए। हरिभूमि लिखता है, सीसीआई ने पाया कि गूगल ने अपने दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग किया है। दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप की सेवाएं कल दोपहर लगभग 1.5 घंटे तक बंद रहीं। सरकार के व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा से इस गड़बड़ी पर रिपोर्ट मांगने की खबर हरिभूमि में है। जनसत्ता लिखता है, भारत में 48 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता हैं। 29,000 उपयोगकर्ताओं ने व्यवधान की शिकायत की। दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण पर हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, दीपावली पर प्रदूषण 8 साल में सबसे कम। AQI बिगड़ा लेकिन धुंध नहीं गहराई। पर्याप्त बारिश, पटाखों की बिक्री पर रोक, हवा का रुख और मौसम रही बड़ी वजह। देश के कई हिस्सों में कल साल के अंतिम सूर्य ग्रहण की खबर भी अखबारों की सुर्खियां बनी। दैनिक जागरण ने सूर्य ग्रहण की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए बॉक्स में लिखा है, ग्रहण लगा तो चांद जैसा नजर आया सूर्य। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन के अंतिम दिन 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने को कहा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। जेरेमी हंट वित्त मंत्री और बेन वॉलेस रक्षा मंत्री बने रहेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के लिए 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। गुजराती नववर्ष बेस्तु वर्ष आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मलेशिया में जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर टीम ने जापान को 5-1 से हराया और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला आयरलैंड से और अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।